हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के जो भी बेसिक्स हैं जो आपको आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ सिलेबस क्लास 9th 10th 11th जो भी है उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी आपको काम लगेंगे बेसिक्स 9th 10th 11th सब में ही उसका एक एनालिसिस करके और फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को समझते हैं जो कि है कि हमारे हम लोग पढ़ते क्या है केमिस्ट्री में, राइट। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं जो कि एक अल्टीमेट सबसे जो बड़ा है इन्वायरमेंट में एक तरीके से कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स में आप देखो दो तरीके की चीज़ें होते हैं, एक होता है मैटर और जो मैटर नहीं है वो है एनर्जी। अब हम लोग को पता है कि जितना भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में है जिसको हम लोग जो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम लोग उसको देख सके, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर सके, दैट इज़ मैटर, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और जो मैटर नहीं है वो है एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, पर हमारे इन्वायरमेंट में है। इनफैक्ट हम लोग खुद एनर्जी के बने हुए हैं। ओके, सो नाउ एज वी ब्रेक इट डाउन, मैटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. It can be physical classification, it can be chemical classification. Physical classification में there is solid, liquid, gas. Fine. So there is solid, liquid and gas. Whereas in the chemical classification we see that there are 2 types of substances. पहला होता है pure substance, दूसरा होता है impure substance. तो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया और एक आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर होते हैं मिक्सचर्स। तो जो भी हमारे मिक्सचर है, आप पानी और चीनी को मिला दो, दैट इज़ अ मिक्सचर, वो होता है इम्प्योर सब्सटेंस। और वहीं प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसका पूरा जो कॉम्पोजिशन है वो एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, जिसमें एक तरीके के मटेरियल्स एज सच रहते हैं। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन। प्योर सब्सटेंस आपका 2 तरीके का होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, जिसको भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मिक्सचर जो होता है वो हेटेरोजेनस हो सकता है और होमोजेनस हो सकता है। हेटेरोजेनस वो होता है जो मिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, वो मिक्स नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लो, तो वो हेटेरोजेनस है। वहीं जो होमोजेनस होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, आप जब उसको मिक्स करोगे तो हर जगह पे वाटर में जो सॉल्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसमें जहाँ पे कॉम्पोजिशन इक्वल है, जो वो मिक्स हो सकता है, उसको हम लोग फिर बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या है, 1 टाइप ऑफ एटम्स, और कंपाउंड्स क्या है जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड। ठीक है, ऑन द बेसिस कि इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करते हैं या उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बट वही है, फॉर एग्जांपल मेटल में आप आयरन देख लो, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, और मेटेलॉइड्स में कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, मतलब इस टाइप का। कार्बन तो नहीं, कार्बन इज मेटल, सॉरी। मेटेलॉइड्स में आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये सब। तो ये आपके बेसिक्स हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ही रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ कुछ और कंपाउंड्स बनाने के लिए, उसी को हम लोग रिएक्शंस बोलते हैं। तो जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो आपके बुक में दिए रहते हैं। तो आपको रिएक्शन को देख के समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, या फिर ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो बेसिक्स है। आपका क्लास 11 में पहले चैप्टर का पहला पार्ट भी होगा ये सारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई सोडियम, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता होगा, हम लोग क्लास 7 से सीख रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आपके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब अगर हम एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 शेल्स होंगे या 3 ऑर्बिट्स होंगे जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में होंगे। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का अपना कुछ मास होता है, न्यूट्रॉन का अपना कुछ मास होता है। तो आप खुद सोचिए कि इसी रीज़न की वजह से जो पूरा एटम का मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है पर वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, हम लोग उसको उतना कंसिडर नहीं करते। ठीक है,
तो आपके बाहर में इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यानी कि 11 है तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको मिलेगा 282, क्योंकि पहले जो शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में आपका जो भी लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे जिस हिसाब से वो एडजस्ट हो सके। लास्ट शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मतलब 8 से कम हो सकता है पर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर वो लास्ट शेल है तो। और अगर मान लो बहुत ही हैवी कोई एलिमेंट है तो उस केस में आपके ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे या चौथे शेल्स में 18 या उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हों, पर लास्ट शेल में वो चाहे कितना भी नंबर का शेल हो उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको 9th एंड 10th के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद इधर जो होगा 8 होगा और फिर जो है 2। अब यहाँ पे जो मेटल का कॉन्सेप्ट है और नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब क्या, जो भी उस एलिमेंट के पास लास्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में होगा अगर वो 4 से कम है तो उस केस में फिर आप इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकते हैं, बिकॉज लास्ट शेल में आपको कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 8। अब आप 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि आपको 8 लेने के लिए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे। तो इस जो सोडियम के लिए ईजी ये होगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे, इसी रीज़न की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी कुछ नहीं होता, वैलेंसी यही होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एक एटम गेन लॉस या शेयर कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। अब मान लीजिए कोई ऐसा एक एटम है जिसके पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सिर्फ 2 चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है अब वो 2 लेगा, वो 6 नहीं देगा, बिकॉज वो उसके लिए और ज़्यादा हार्ड है। इलेक्ट्रॉन देने या लेने के लिए आपको एनर्जी देना या लेना पड़ता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एटम को चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकि वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो उतना मेहनत वो नहीं करेगा। इट्स बेटर कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले, उसमें उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ही आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन से मतलब एलिमेंट से आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है। पार्टिकल्स क्या होता है, देखो आपको बहुत बार पार्टिकल वर्ड सुनने को मिलेगा केमिस्ट्री में। पार्टिकल्स आपके बेसिकली आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होता है, आयंस ऐसा कंपाउंड होता है जो कि रिएक्ट तो किया बट अभी भी उसके वो स्टेबल नहीं है उतना। ठीक है, उसको अभी भी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो आयंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। मतलब ये तो हम लोग आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो जिनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं सोडियम। ठीक है, जैसे कि सोडियम होता है Na+। तो अब यहाँ पे प्लस साइन क्या सिंबलाइज कर रहा है, प्लस साइन बता रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो सोडियम का बताया ना 282, एक्चुअली 11 है ना, तो दिस इज 281। ठीक है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, 281। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही बात है। समझने से मतलब है कि 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए ज़्यादा ईजी। ओके, तो ये आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे जैसे एनायन है, तो एनायन में जैसे कि फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन में क्या होता है माइनस। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस क्या डिनोट कर रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। किस चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। कैसा स्टेबिलिटी, तो उसको अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना है। जैसे कि 281 जो सोडियम है उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है 28, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे के 28 बनना है ताकि वो स्टेबल हो सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम एक दे के एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है। प्रोटॉन्स देख लो सेम है। ठीक है, अभी भी सोडियम के पास प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो वो शेयर नहीं कर रहा, और जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट चेंज हो गया। ठीक है, वो बस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग गेन चलता रहता है, बट जब तक प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहा तब तक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा। और एक चीज़ की जो स्टेबल Na होता है वो लीस्ट मतलब लेस टॉक्सिक होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन आपका ये जो Na+ है जो आयंस के स्टेट में, एंड सेम गोज़ फॉर एनायन। देखो तो ऑब्वियस सा बात है, जो स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करेगा उतनी जल्दी, तो वो आराम से रहेगा। ठीक है, तो वो लेस टॉक्सिक होगा, तो इस तरीके से। अब इसी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं,
देखो, जब कंपाउंड्स स्टेबल ना हो, फॉर एग्जांपल SO4 2-, तो अब जो जिस तरीके से ये बनता है उसको आप डिटेल में एक्चुअली क्लास 11 में समझेंगे, बट अभी हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। जो सल्फ़र है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16 विच इज़ 286, और जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ योर 26। ठीक है, कि ये जो इसका वैलेंसी क्या है, इसका वैलेंसी है 2, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसका जो वैलेंसी है वो है 2, यानी कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से शेयरिंग हो रहा है, तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको बेटर यहाँ पे सिंपल अगर हम बना दें, इसका सिंपल मतलब क्या, अगर स्ट्रक्चर बना दें SO4 का तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप क्लास 9th के हैं, मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सल्फ़र के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन को दे, मतलब बेसिकली शेयरिंग करेगा। यहाँ पे 2 के साथ शेयरिंग करेगा, यहाँ पे 2 के साथ शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। बट ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लास्ट वाला, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से एक हटा के इसको इस वाले ऑक्सीजन को दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, इसको चाहिए था 2, इसको मिला 1, इसको चाहिए था 2, इसको मिला 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको और नहीं मिला, यहाँ पे 1 नहीं मिला, ठीक है। 2 चाहिए था, 1 नहीं मिला, तो इसी वजह से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसके वजह से जो टोटल चार्ज है वो हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि हम बोलना चाह रहे हैं कि 2 माइनस, कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कि क्यों। तो आप जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगर आपने अभी तक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है कैसे बनता है, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे बेसिकली क्लास 10th के 2nd चैप्टर में। ये आपको इतना कॉन्सेप्ट, मतलब इतना स्ट्रक्चर तो आता ही होगा बनाने के लिए। तो ये हम लोग किसके बारे में बात किए, रेडिकल्स के बारे में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि बॉन्डिंग होता कैसे है। पर हम इससे पहले एक बात बता देते हैं, आप 9th में हैं, 10th में हैं, जो भी है, आप सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। दूसरा बात, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से जो है पढ़ना आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में अच्छे से, मतलब इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि पूरा, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे प्लेस होगा, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बात है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग कैसे होता है। तो बॉन्डिंग के लिए हम पहले ही बताए कि बॉन्डिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का देना लेना या शेयर होना स्टेबिलिटी के लिए। कैसे हो सकता है, एक तो लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स का, या तो गेन करके इलेक्ट्रॉन का, या तो फिर शेयर करके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं कि कितने टाइप के कंपाउंड्स बनते होंगे। तो पहला आपका होता है आयनिक कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड। ये कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है। तो अब Na क्या करेगा, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और चाहिए, ठीक है। ये वाला जो जगह है वो खाली है, तो सोडियम को तो देना है स्टेबल होने के लिए, तो वो इसको दे देगा। क्लोरीन को एक चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो ले लेगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा सोडियम और क्लोरीन का। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक, जब इलेक्ट्रॉन देना और लेना होता है। अब इसके लिए देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोज़ जाके देखिए, पीरियोडिक टेबल का, वहाँ पर हम एक्सप्लेन किए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम सिंपल टर्म्स में यहाँ बताएं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एक एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका कम है कंपैरेटिवली। तो फिर यहाँ पे इसी वजह से टोटल लॉस या टोटल गेन पॉसिबल है, ठीक है। बट